हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साईएस। आप सबका स्वागत है इंडियन इकोनॉमी के इस सेशन में वेयर वी डेली डिस्कस दिस बुक। ठीक है, इस बुक का 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड जो दूसरा चैप्टर है हमारा, इट्स नेम इज मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसमें आज हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को and we will be taking care of I think national income accounting, net national product, national income और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी तक हम आज पहुंच जाएंगे और ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, वी आर बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स रादर देन मगिंग अप एंड जस्ट गोइंग थ्रू। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखें तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जो यूजुअली मैं सिखाता हूँ अपने सेशंस में, पर्सनल वन-ऑन-वन सेशंस में, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे आप इन सब आई थिंक अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आप डेली नोट्स बना रहे हो, जो कि मैंने पहले भी बोला है कि नोट्स बनाए बगैर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, नोट्स बनाना ज़रूरी है। जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं इसके भी नोट्स बनाना ज़रूरी है। अगर आपको ये पीपीटीज चाहिए, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। मैंने पहले सेशन में नंबर्स भी दिखाए हैं। हमने श्री राम साईएस की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारे काउंसलर्स से बात कर सकते हो, वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली मुझ तक पहुँचाया जाएगा अगर इंडियन इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस फर्दर, अगर आपको मेंटोरशिप से रिलेटेड कुछ बात करनी है, हमारा मेंस का सीरीज स्टार्ट है ऑलरेडी, मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है श्री राम साईएस में। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज इट इज वी हैव अ नॉर्म कि मैं आपके लिए रोज ही एक केस स्टडी लेके आता हूँ या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ जिससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एनरिचमेंट होती है। ठीक है, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में द मेन कैरेक्टर इज फ्रेडरिक बैस्टेट। ठीक है, so who was Frederick Bastiat? In 1850s, in 1850s, Frederick Bastiat published a book. ठीक है, इस बुक का नाम था What is Seen and What is Not Seen. Now this book is particularly about macroeconomics, and he says that this is macroeconomics, that in macroeconomics there are multiple things which are seen and which are not seen. Say for example, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सिंपल, मेरे पास ये बॉटल है। ठीक है, ऑल्दो फ्रेडरिक बैस्टेट हमें कुछ और एग्जाम्पल्स देता है। ठीक है, मैं वो भी एग्जाम्पल्स दे दूंगा, बस पहले समझाने के लिए। जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल मान लो मेरे हाथ से गलती से स्लिप हो गया और ये टूट गया। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन। मैं शायद वापस जाके उसी दुकान पे वापस जाके ये बॉटल दूसरा खरीद लूंगा। से मैंने 200 रुपीज दोबारा से खर्च कर लिए इसी बॉटल को खरीदने में। नाउ टेल मी वन थिंग, दिस बॉटल वॉज प्रोड्यूस्ड ट्वाइस। ठीक है, ये बॉटल जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, 2 बार प्रोड्यूस की गई और 2 बार सेम कंज्यूमर ने इसको कंज्यूम कर लिया। नाउ ये जो पैसा जाने वाला है इस बॉटल के खर्चे में, ये 200 रुपए, दिस इज द सीन पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ये हमने देख लिया कि इस 200 की वजह से जो ये फैक्ट्री है, बॉटल की फैक्ट्री, उसमें और थोड़ा रेवेन्यू इंक्रीमेंट हुआ। इसके टूटने की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। जो ही रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो हो सकता है उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हो सकता है उनका अनडिवाइडेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड बढ़ जाएगा और इसकी वजह से वो जो अगले साल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? उनकी एक डिमांड बढ़ गई तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से शायद इस बॉटल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट इज सीन इन द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉट सीन इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट इज नॉट सीन, मैं ये 200 रुपए कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता था। कहां पे इन्वेस्ट करता? हो सकता है मैं इस 200 रुपए का एक वर्कशॉप ले लेता ऑनलाइन। ठीक है, वर्कशॉप ले लेता ऑनलाइन। उस वर्कशॉप की वजह से शायद मेरे पास 1000 बच्चे और आ जाते। ठीक है, ये 200 रुपए मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा देता।
और उस सोशल मीडिया कैंपेनिंग की वजह से शायद मैं वर्कशॉप में 1000 बच्चे ले आता, वो 1000 बच्चे मेरे लिए रेवेन्यू क्रिएट कर देते 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो 1000 बच्चे मेरे लिए रेवेन्यू क्रिएट कर देते, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का, अगर मैं सबसे 100 रुपीज ईच चार्ज करता तो। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द पर्सपेक्टिव व्हाट इज नॉट सीन। से ये 200 रुपए मैं शायद कल को अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करता, जिम की फीस दे देता, पढ़ाई में इन्वेस्ट करता, कोई बुक खरीद लेता, जिससे मेरा मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ जाता, मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स और वैल्यू एडेड हो जाते। Do you understand? This is what is not seen in the economics. So macroeconomics basically deals with the two things. Now I will give you another example. ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक्स किस चीज से रिलेटेड होती है? आपको याद है 1929 का डिप्रेशन और उससे पहले हिटलर का राइज, आई वुड से उसके बाद हिटलर का राइज, अगर आपको याद हो तो उसके बाद आया हिटलर का राइज 1929 के बाद। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेबिलिटी का, और हमने ये पढ़ा भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो उसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होती है और नई इनोवेशंस होती है। दैट इज वन थिंग, दैट नई इनोवेशंस होती है। किस पर्सपेक्टिव में? जैसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद हिटलर का राइज होता है और वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। Now, it started from Great Depression. Economists trace some of the causes of rise of Hitler and I would say further World War II, that some of the causes can be this also. Economic causes भी हो सकते हैं इसके. Do you understand? Because he was basically fighting for, I would say उसका, I would say reason more sort of a communalism and more sort of a, I would say that was quite I would say racism and all. ठीक है, वहाँ हम नहीं जाते हैं that why did he had that much of hatred towards Jews and why did he actually aspired Germany to be totalitarian state or what so not was there with the Hitler. Leave it aside, but some of the traces of this instability can be forward linked to what happened post 1929. That is one example. One more example of this is that one simple, I would say, event in macroeconomics leads to chain of events. ठीक है, जैसे हमने कोविड-19 जब आया, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ? अगर आप देखें तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन पीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑन पीक, न्यू टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर बीइंग डेवलप्ड. ठीक है, दैट इज व्हाट दिस ईयर्स नोबेल प्राइज विनर्स आल्सो टॉक अबाउट. They talk about the innovative destruction or the churning of economy. ठीक है, कि जब कभी इकोनॉमी में इनोवेशन होता है, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसका मतलब यह है कि पुराने प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो रहे हैं. असल में नीचे एक डिस्ट्रक्शन चल रहा है ऑफ द ओल्ड थिंग्स एंड नई चीजें बाहर आ रही है. ये ऐसा है जैसे आटे की मिल में आप गेहूं लेके जाते हो, गेहूं पिसने लगता है और आटा बाहर आने लगता है. दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? कैसे? जैसे हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है या ये डिजिटल बोर्ड है. इस डिजिटल बोर्ड से पहले जो हम यूज करते थे दैट वाज व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर्स. उस व्हाइट बोर्ड से पहले जो हम यूज करते थे ब्लैक बोर्ड एंड चॉक्स. ठीक है, उससे पहले जो हम यूज करते थे दैट वाज इंक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीव्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और उसको लिखते थे हम पेड़ के पत्तों पे. नाउ टेल मी वन थिंग, वो लोग कहां गए जो वो पेड़ के पत्ते बनाते थे और वो इंक बनाते थे? वो भी तो प्रोड्यूसर्स थे. वो लोग कहां गए जो वो ब्लैक बोर्ड्स बनाते थे और चॉक्स बनाते थे? वो भी तो प्रोड्यूसर्स थे. दैट इज हाउ इकोनॉमी कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वास्ट इन नेचर, जो हम थोड़ा बहुत यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. हमें लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जस्ट अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी. ठीक, अंडरस्टूड यहां तक? चलो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. ठीक है, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यहां से शुरू करेंगे आज का लेक्चर. The first topic which we are going to discuss is net national product. ठीक है, what is net national product and how can we derive national income from net national product? ठीक है, चलो let us understand this. हमने बोला GDP, gross domestic product, is what? It is gross. It is gross domestic product. It is the final value of all goods and services produced in particular period of time. ठीक है, it is the final value
ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक हमारी दिक्कत ये थी दैट जब आप देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रॉस विच इंक्लूड्स व्हाट, डेप्रिसिएशन ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। ये बोर्ड जो हमने लास्ट ईयर खरीदा था, से फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड वॉज ऑफ 2 लाख रुपीज, बट लास्ट ईयर मेरी, अब समझो इस चीज को, लास्ट ईयर मेरी कंपनी की वर्थ वॉज 2 लाख रुपीज, क्योंकि बोर्ड नया था, पहली बार लिया था, हमारे पास कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपीज। अब इस साल जब मैं यही कैपिटल दोबारा कैलकुलेट करूंगा तो ये बोर्ड कितने का होगा, ये 2 लाख रुपए का नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 लाख में से माइनस करना होगा से 10% के हिसाब से 20,000 रुपीज, एंड नाउ इट इज 1,80,000 रुपीज ओनली। ये मेरे पास कैपिटल बचा हुआ है। सो व्हाट इज 20,000 रुपीज, इट इज डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम पूरी इकोनॉमी में लगाते हैं, तब हमें निकलता है क्या, नेट, कि नेट मेरा कैपिटल प्रोडक्शन कितना हुआ, नेट मेरा इनकम कितना है, और नॉट इनकम पर से, नेट मेरा प्रोडक्शन कितना है। डू यू अंडरस्टैंड, नेट प्रोडक्शन, क्योंकि लास्ट ईयर का 1,80,000 है, इस साल शायद मैंने 2 और बोर्ड्स खरीद लिए होंगे। डू यू अंडरस्टैंड। डोमेस्टिक, सी इनकम की बात करें तो जो भी इंडियन नेशनल्स होंगे, समझना इस चीज को, पहले ध्यान से समझना है। When we talk about income, तो all the Indian nationals, चाहे वो कहीं भी पैसा कमा रहे हैं, wherever they are earning their money, whether from job or industry or they have invested somewhere outside world, somewhere in the outside world, वो पैसा कमा के कहाँ लेके आ रहे हैं, where is this money coming into? It's coming into our country, ये हमारी कंट्री में आ रहा है। That is why national, हाँ, domestic के बजाय national is, हाँ, what tells us about the income of our nation. Do you understand? So therefore domestic plus net factor income from abroad, ये concept मैंने already बता दिया है, this will give us what, national। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन, डन। अब मुझे एक चीज बताओ, चाहे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करें या फिर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करें यहां से, या फिर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी कैलकुलेट करें यहां से, या फिर हम इन दोनों को मिला के नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, दैट इज एनएनपी। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल सी बात है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, सिंपल। ग्रॉस, और आई वुड से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ ऑल द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वॉट एवर हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन 1 year ऑफ टाइम। अब इसके बाद हमने क्या किया, माइनस किया डेप्रिसिएशन, एंड वी गॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, हाँ, एनडीपी। चलो यहां पे जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल। चलो, जीडीपी प्लस एनएफआईए equals to gross national product। is it simple? done? हाँ, अब मुझे बताओ, नेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए इक्वल्स टू व्हाट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए इक्वल्स टू व्हाट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कि जब आपने ये फाइनल वैल्यूज निकाले जीडीपी के, हाँ, जीडीपी के जो फाइनल वैल्यूज आपने लिए, फाइनल वैल्यूज से आपने जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम अपनी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस पूरे प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया। से मेरी कंट्री में 10,000 चेयर्स प्रोड्यूस हुई है, 5-6 हज़ार ये बोर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं,
कुछ टेबल्स जो आपके यहाँ जो आपने खरीद के रखे हैं, जिन चेयर्स पे आप बैठे हो वो चेयर्स, कुछ बुक्स, कुछ किताबें, कुछ नोटबुक्स, कुछ पेन्स जिनसे आप लिखते हो, बहुत सारी और चीज़ें, कुछ गाड़ियाँ, कुछ स्कूटर, सब का ही हमने प्राइस ले लिया। क्या ले लिया? प्राइस। ना व्हाट इज दिस प्राइस अबाउट? ये कौन सा प्राइस है? ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है? हाँ, ये प्राइस कौन सा प्राइस है? ये प्राइस या तो करंट ईयर का होगा, मैंने देखा ये करंट ईयर का प्राइस हो सकता है, या फिर ये कांस्टेंट और आई वुड से बेस ईयर का प्राइस हो सकता है। ठीक है, बेस ईयर से फॉर एग्जांपल अभी के लिए आई एम कंसिडरिंग 22-23 इस साल का प्राइस हो सकता है। करंट ईयर मतलब अभी जो 2026 का प्राइस है ना। व्हाई डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्राइसेस? क्योंकि 2022-23 से लेके 2026 तक इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट आया होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम पहले यूज करते थे, अब यूज नहीं करते हैं। से फॉर एग्जांपल 2011-12 में या 2010 में, 2015 में हम लोग सीडी डीवीडी ज्यादा यूज करते थे, अभी यूज नहीं करते। अभी हम पेन ड्राइव्स यूज करते हैं, जो मैंने भी यूज किया है इस पीपीटी को दिखाने के लिए। वेरी सिंपल। पहले हम लोग क्या करते थे? सीडी डीवीडी इसलिए यूज करते थे ताकि हम मूवीज वगैरह देख लें। अब हम नहीं यूज करते, अब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खरीद लेते हैं, वहां का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सिंपल। तो इसीलिए हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू इज करंट ईयर एंड बेस ईयर, इट इज इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर अगर मैं देखूं जीडीपी एज पर करंट ईयर प्राइसेस, तो इट विल गिव मी नॉमिनल जीडीपी। एंड अगर मैं देखूं जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस, तो इट विल गिव मी रियल जीडीपी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट विल गिव मी रियल जीडीपी। सिंपल बात, समझ में आ गई बात? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, कि ये जो जीडीपी का प्राइस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, समझना इस चीज को, ये जो प्राइस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये प्राइस और ये प्राइस, दोनों ही प्राइसेस में देयर वाज अ फैक्टर इन्वॉल्व्ड। क्या? फर्स्ट वाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या है इस चीज का? कि जो मैंने प्रोडक्शन किया कहां पे? ये पहले फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आया। ठीक है, जब मैंने ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया था उस टाइम पे इट वाज हैविंग ओनली व्हाट? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वहां से उठ के जब मैं मार्केट में आता हूं, तो नाउ दिस जीडीपी कॉस्ट और दिस प्राइस ऑफ द जीडीपी, दिस इंक्लूड्स, नाउ द फाइनल प्राइस इंक्लूड्स, फाइनल वैल्यू इंक्लूड्स indirect taxes and subsidies also. ठीक है, now these indirect taxes can be of two types: production taxes or product taxes. Now I should rather say that these are not indirect taxes, these are taxes and subsidies. ठीक है, now this tax can be of two types, one is production tax, another is product tax. Subsidies की बात करें तो these can also be of two types, either production subsidies or product subsidies. समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अभी तक? कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो डू टेल मी। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब हम ये वाला कॉस्ट लेंगे, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इस प्राइस के ऊपर, तो दिस विल बी नोन एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम इसी फैक्टर कॉस्ट पे, जब याद रखना है इसको, एज इट इज याद रखना है, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज
कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें निकलेगा जीडीपी एट बेस प्राइस और बेसिक प्राइस, नॉट बेस प्राइस, नॉट बेस ईयर प्राइस, इट इज बेसिक प्राइस, ठीक है। एंड देन जब हम इसी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ऐड करेंगे हाँ प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। सी प्लस माइनस का खेल मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, उसका एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि आपको ये बार बार फॉर्मूला याद ना करना पड़े, आपके पास एक बार सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद हो जाए। क्या है? से टेल मी फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स लैंड लेबर, और आई वुड से इट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। फैक्टर कॉस्ट में ये चार चीजें हैं, ठीक है। से इस प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट वाज 100 रुपीज, सिंपल। अब इसके ऊपर लग गया प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी। नाउ टेल मी इस फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा? अब से प्रोडक्शन टैक्स वाज 10 रुपीज, प्रोडक्शन सब्सिडी वाज 5 रुपीज। अब बताओ बेसिक प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 10 माइनस 5, इट विल बी 105, क्योंकि सब्सिडी उसको दे दिया, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स उससे ले लिया। सो ही विल इंक्लूड द प्रोडक्शन टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ इट बिकॉज ही हैज टू गेट द कॉस्ट आउट ऑफ समवेयर। वो जब बेचेगा प्रोडक्ट तो उसको वो कॉस्ट लेना है। तो अब इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? 105। फिर जब ये मार्केट में आया तो इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। Now what is product tax and product subsidy and what is production tax and production subsidy? ठीक है, दोबारा बताऊंगा, अभी 2 मिनट देना। प्रोडक्शन टैक्स से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लग गया 10 रुपया और सब्सिडी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने दे दिया 5 रुपए की, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन टू बेसिक प्राइस, ठीक है। इट विल बी 105 प्लस 10 दैट इज 115 माइनस 5 दैट विल बी 110, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये मार्केट वैल्यू होगा, ये करंट ईयर का प्राइस होगा, और आई वुड से दिस इज द मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑफ दिस प्रोडक्ट, और आई वुड से दिस इज दी जो फाइनल वैल्यू आता है इसका मार्केट में वो। नाउ अंडरस्टैंड प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स में डिफरेंस क्या है, ये मैंने कल भी बताया था। सेम एग्जांपल फिर दूंगा। अगर ये बॉटल है और ये पानी का बॉटल है, ये हाइड्रोजनेटेड वाटर है, ये इंसानों की हेल्थ को अच्छा करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग ये पानी पिए ताकि सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए और लोग कम बीमार पड़े। कम बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल्स में खर्चा कम आएगा, डॉक्टर्स की सैलरी हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, मेडिसिन पे हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और जब लोग हेल्दी होंगे तो वो शायद काम ज़्यादा करेंगे, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और उससे इकॉनमी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस पानी को सब्सिडाइज करना ज़रूरी है। अब मैं आया, मैंने गवर्नमेंट को बोला मैं इस पानी की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और मैं ये पानी प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करो, आप ये स्टार्ट करो प्रोडक्शन, हम आपको 30% की सब्सिडी देंगे जितना आपका कॉस्ट आएगा फैक्ट्री का। से मेरी फैक्ट्री का कॉस्ट है 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये किया, चलो हम आपको 3 लाख रुपए का सब्सिडी दे देंगे। 7 लाख रुपए आप खर्चा करो, 3 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए मुझे दिया। अब बताओ मुझे इससे क्या होगा? इससे शायद मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि अदरवाइज से ये 3 लाख रुपए मुझे इम्पेटस मिला ना, मेरे को मिला ना, ये बेनिफिट मिला ना मुझे, तो शायद मैं इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग में भी इसका इंपैक्ट लाऊं, पहली चीज। दूसरा, एक और चीज याद रखनी है, अगर यही बॉटल है और ये बॉटल पानी की नहीं है, ये अल्कोहल की बॉटल है, मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने बोला मुझे ये बॉटल प्रोड्यूस करनी है, अल्कोहल की बॉटल प्रोड्यूस करनी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई नहीं, अगर आपने ये प्रोड्यूस किया इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में लोग अल्कोहल के शिकार होंगे, वो ड्रग्स मतलब वो ठीक है इसका सेवन करेंगे अल्कोहल का, और उसके बाद क्या होगा, नाउ दे विल स्टार्ट गेटिंग इल, दे विल डेवलप कैंसर्स, उसकी वजह से हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, उसकी वजह से मेडिसिन का खर्चा बढ़ेगा, और उसकी वजह से शायद वो कल को काम पे ना जा पाए, उसकी वजह से शायद इकॉनमी ठप पड़ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि
ये पीने के बाद शायद लोगों का होश बिगड़ जाए, वो लोग सेंसेस में ना रहें और शायद क्राइम्स बढ़ जाएं। जिसको लत लग गई वो शायद क्राइम करके पैसा उठाएगा कहीं ना कहीं से और जाके शराब की दुकान पे जाके अपना पैसा वेस्ट करेगा। तो ये गुड जो है अच्छा नहीं है। पहली वाली बॉटल पे देयर वेर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, दूसरी वाली बॉटल पे देयर आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इसीलिए हम इस बॉटल का प्रोडक्शन करने से कुछ तो बैरियर्स क्रिएट करेंगे। हमें तो फ्री मार्केट इकोनॉमी डेवलप करनी है कि कोई भी अगर इंसान कोई भी प्रोडक्शन करता है, दूसरा इंसान उसको कंज्यूम करता है, तो हम दोनों को रोकेंगे नहीं। तो इसीलिए हमने क्या बोला, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रोड्यूस करो, बट हम इस पर टैक्स लगाएंगे, प्रोडक्शन टैक्स। अगर आपका ये यूनिट है, अगर आप अल्कोहल की फैक्ट्री लगा रहे हो और ये 10 लाख रुपए का है, आपका कॉस्ट जा रहा है, तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ लंप सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, एक फैक्ट्री लगाने के लिए 1 लाख रुपए टैक्स देना है, दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, सिंपल। जैसे कोल्ड स्टोरेज में, जैसे फूड चेन्स में बहुत सारी सब्सिडी होती है। समझ में आ गई बात? दीज आर द टू थिंग्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स। सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करें तो अगर ये प्रोडक्ट पानी का बॉटल है तो शायद इस पे जीएसटी 5% का लगेगा, अगर ये अल्कोहल का बॉटल है तो इस पे जीएसटी 40% का लगेगा। सिंपल, दिस इज प्रोडक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो प्रोडक्ट की बेसिस पे लगाया जाता है, जितनी बॉटल्स प्रोड्यूस होंगी उतना टैक्स लगेगा। वहां पे क्या था, एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई तो उस फैक्ट्री के ऊपर एक लमसम अमाउंट में बस दैट्स इट, खत्म, वहीं पे होता है, उसके बाद बार बार नहीं लगेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स ये तब तक लगेगा जब तक प्रोडक्शन चालू है। जितनी प्रोडक्शन, जितने प्रोडक्ट्स निकलेंगे उतना ही टैक्स लगेगा। अंडरस्टूड? डन? चलो आगे। यहां तक हमारा हो गया कंप्लीट सारा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हाँ एक चीज बच रही है हमारी, दैट इज ये आपको नोट डाउन करके रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें ग्रॉस से नेट डिराइव करना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल डिराइव करना है तो ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमें मार्केट प्राइस से, हाँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो अब आप बताओ क्या करेंगे, हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, वी विल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गई बात? चलो डन, आगे चलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? अभी तक हमें समझ में आ गया, इनकम इज दैट जो हमने खुद से कमाई हो, आपकी सैलरी हो, आपका वेज हो, आपने दिन में काम किया उसकी तनख्वाह मिल रही है, आपका प्रॉफिट हो, ऑल दैट इज इनकम। सो व्हाट इज इनकम? इनकम इज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स। हाँ, कौन से फैक्टर्स? इनकम में क्या क्या आएगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देन व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? ये वो पैसा है जो आपको आपके पापा हर महीना पॉकेट मनी देते हैं, जो गवर्नमेंट विडोज को विडो पेंशन देती है, या विडोज का एक बेनिफिट आता है या इंसेंटिव आता है हर महीने 500 या 600 या 700 रुपये ऐसा कुछ। जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको थोड़ी सी पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है। उसके साथ साथ जो लोग PWDs है, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अलग से कुछ इंसेंटिव्स देती है, उनके अकाउंट में आ जाते हैं। वैसे ही अगर आपको सब्सिडीज़ मिलती है तो उनको ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं ना। ये पेमेंट्स क्यों आती है? या आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई भी दोस्त जो बाहर काम कर रहा है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आपको हर महीने 10,000 रुपये भेज देता है। ठीक है, नाउ दीज ऑल पेमेंट्स आर रिसीव्ड, दीज आर पेमेंट्स, रिमेंबर दीज आर पेमेंट्स नॉट इनकम्स, दीज आर पेमेंट्स, दे आर रिसीव्ड इनटू योर अकाउंट, but you do not have to pay services in return, you do not have to give goods in return. ठीक है, इनके एवज में आपको वापस कुछ नहीं देना है, they are just payments credited to your account. बस
आपके हाथ में है। नाउ यू हैव दिस इनकम एट योर डिस्पोजल, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है, अब आप इसको डिस्पोज कर सकते हो, आप इसको खर्च कर सकते हो। क्यों? सी देखो, अगर सरकार ने पहले पापा की तनख्वाह कैलकुलेट कर ली कि हम इस एम्प्लॉय को 50,000 रुपये पैसा दे रहे हैं और उस 50,000 में 10,000 मेरे पास आ गए, तो 2 बार कैलकुलेशन थोड़ी होगा। इसीलिए एक ही बार कैलकुलेशन होता है, जब वो प्रोडक्शन की गई थी, जब वो सैलरी थी, जब वो वेज था, तब कैलकुलेट किया गया था। अब जो है अब वो ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, वन वे पेमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, स्टूडेंट्स ग्रांट, जीडीपी में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। अंडरस्टूड। कंडीशनल एंड नॉन कंडीशनल ट्रांसफर्स सरकार कभी कभी, से फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्कीम है मदर्स के लिए, जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2024 में। हाँ, 2024 में क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री मातृत्व आई थिंक सुरक्षा अभियान, हाँ, और हाँ, मातृत्व सुरक्षा अभियान। नाउ अंडर दिस स्कीम व्हाट वी डू इज, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनका सबसे पहले हमें हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ डिलीवरीज बहुत ज़्यादा करना है, ताकि सारी डिलीवरीज जो है वो हॉस्पिटल्स में हो और जो है ट्रीटमेंट अच्छे से हो, ब्लड लॉस ना हो और डेथ्स ना हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी ना हो, मैटरनल मोर्टेलिटी ना हो। इसलिए उसको कम करने के लिए हॉस्पिटलाइज डिलीवरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको पहले ही हॉस्पिटल में रजिस्टर किया जाता है कि ठीक है, शी इज़ इन हर लास्ट ट्राइमेस्टर। नाउ उसके घर से आने का खर्चा एम्बुलेंस, उसके बाद हॉस्पिटल में उसका खर्चा, और बच्चा होने के बाद कुछ इंसेंटिव्स जैसे 5,000 या 6,000 रुपये सरकार देती है। नाउ दीज आर ट्रांसफर्स। क्यों किया जाता है? ताकि उसका दवा जो भी उसकी मेडिसिन वगैरह है उसका खर्चा हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज वन थिंग। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल ट्रांसफर्स, मातृत्व सहयोग योजना, हाँ यही मैं बोल रहा था। फाइनेंशियल एड टू प्रेग्नेंट वुमेन हो, किस लिए? ताकि न्यूट्रिशन अच्छा हो, हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन पैदा ना हो। ठीक है, इसलिए दिया जाता है। देयर इज अ कंडीशन अटैच टू दिस ट्रांसफर। ये भी वापस नहीं करना है, बट इसका खर्चा पर्टिकुलर तरीके से करना है। अनकंडीशनल से फॉर एग्जाम्पल लड़की बहन योजना, और उसके साथ साथ इस साल भी यहाँ बिहार में 10,000 रुपये दिए गए इनको। देयर आर पर्टिकुलरली इनिशिएटिव इन बिहार, जिसमें अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, जीविका प्रोग्राम के अंदर, बिहार गवर्नमेंट का जीविका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर मतलब बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिनको हम प्रोत्साहन देते हैं। किस लिए? ताकि वो SHGs बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं। अब उनके लिए कुछ फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट दे देती है कि ठीक है, अगर इनको फाइनेंशियल एड मिल जाएगा उससे इकोनॉमी डेवलप होगी, उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उससे लोकल एरिया डेवलपमेंट होगा। दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज कंडीशनल एंड नॉन कंडीशनल ट्रांसफर्स। सब्सिडीज और ट्रांसफर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? सब्सिडी इसलिए दिया जाता है, से फॉर एग्जांपल हमने उज्ज्वला योजना के अंदर हाँ सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर्स देना स्टार्ट किया या सब्सिडाइज्ड गैस स्टोव्स देना स्टार्ट किया। क्यों दिया? ताकि हम ये समझ सके, हाँ, ताकि हम ये बिहेवियरल चेंज ला सके ये पॉपुलेशन के अंदर, कि वो लोग जब ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ी जला के या गोबर के उपले जला के अपना खाना बनाती थी औरतें, उसकी वजह से उन औरतों को दे वेर टोटली एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से उनको लंग्स में प्रॉब्लम होती थी और उसकी वजह से उन औरतों की लाइफ स्पैन कम हो जाती थी, कैंसर्स हो जाते थे। अब इस चीज़ से बचने के लिए वही चीज़ है, सब्सिडी इसीलिए दिया गया ताकि हम गैस स्टोव्स को प्रमोट करें। इट्स अ क्लीनर फ्यूल। इसकी वजह से दो चीज़ें होंगी, एक तो पोल्यूशन कम हो जाएगा और दूसरा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडीज एंड हाँ ट्रांसफर्स। डायरेक्ट ट्रांसफर जैसे हम पीएम किसान योजना के अंदर 6,000 रुपये हर दूसरे महीने में शायद 2,000 रुपये देते हैं, या हर 6,000 रुपये टोटल आते हैं, 3-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये आ जाते हैं। सरकार इसलिए देती है ताकि किसान जो है वो जब अपना बीज खरीदने जाता है मार्केट से, खाद खरीदने जाता है मार्केट से, या उसको ट्रैक्टर रेंट पे लाना है, तो वो सब कॉस्टिंग उसकी हो जाए थोड़ी थोड़ी। और 6,000 रुपये अगर सरकार दे रही है तो किसान जो है वो अपना भी 6,000 लगाएगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दैट्स इट। फ्री बीज का मतलब क्या है? जब सरकार आपको मुफ्त में कुछ चीज़ें दे दे। से फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट में, यूजुअली ये इलेक्शन के टाइम पे होता है, अगर आपके स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं तो आपको समझ में आएगा, सरकार के लोग या कभी कभी भी ऐसे कैंपेन्स चलती है या मैनिफेस्टोज में आता है गवर्नमेंट के
कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट लड़कियां हैं, जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या 12th कंप्लीट हो जाएगा तो हम उन सब में से 15,000 लैपटॉप्स बांट देंगे। स्कूटी वाली स्कीम आई थी कुछ टाइम पहले एक स्टेट में, वैसे ही लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आईपैड्स या वो टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एजुकेशन के लिए। नाउ दीज आर फ्रीबीज। और इसके साथ साथ कुछ फ्रीबीज ऐसे भी होते हैं कि अनकंडीशनली फार्मर्स का लोन माफ़ कर दिया, लोन वेवर्स, फार्म लोन वेवर्स दे दिए, ताकि वो उस टाइम पे दो चीज़ें हो, एक तो फार्मर्स का वो स्ट्रेस कम हो जाए, दूसरा एजुकेशन के लिए प्रमोशन मिल जाए और एग्रीकल्चर थोड़ा सा डेवलप हो जाए और साथ में वोट भी मिल जाए। फाइनेंशियल ट्रांसफर्स आर इनफॉर्मली कॉल्ड एज फ्रीबीज। इन्हीं फाइनेंशियल ट्रांसफर्स को फ्रीबीज बोलते हैं। हाउएवर, क्या ये फ्रीबीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सी, जहां से मैंने शुरू किया था आज का लेक्चर वो था फ्रेडरिक बैस्टेट, और फ्रेडरिक बैस्टेट हु सेज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, व्हाट इज सीन एंड व्हाट इज नॉट सीन। वही बात है फ्रीबीज की, ठीक है। जो हमें दिखता है वो ये है कि मैंने किसान को 6,000 रुपये दिए, समझना इस चीज को। अब कल तक या लास्ट ईयर तक उसके खेत से निकलते थे 10 क्विंटल गेहूं, मैंने उसको 6,000 रुपये दिए, तो शायद अब उसके खेत से निकलेंगे 12 क्विंटल, ठीक है। लास्ट ईयर तक 10 क्विंटल निकलता था, लास्ट ईयर तक द प्रोडक्शन वाज 10 क्विंटल्स, दिस ईयर द प्रोडक्शन में इंक्रीज टू 12 क्विंटल्स। 2 क्विंटल की प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो गई 6,000 रुपये का इम्पेटस देने से, वाह वाह बहुत अच्छी बात हो गई, दिस इज व्हाट इज सीन इन द इकोनॉमी। बट दीज फ्रीबीज, जब आप ये देते हो, जब आप ये सब्सिडी देते हो, इसकी वजह से क्या होता है, ये 6,000 रुपये अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वजह से क्या होता, ये 6,000 रुपये अगर आपने हेल्थ में इन्वेस्ट किए होते, एजुकेशन में इन्वेस्ट किए होते, तो वहाँ पे कितना ग्रोथ होता। ये 6,000 रुपये का लोन अगर आपने किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले इंसान को दिया होता, वो शायद इस पूरे अमाउंट ऑफ मनी जो 1 लाख करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, इस पूरे जो ये सम है मनी का, अगर ये लोन किसी को दिया जाता, अगर इस लोन को उठा के कोई आई वुड से सरकार योजना चला देती या कहीं से प्राइवेट प्लेयर को दे देती एज अ लोन, सो दैट दे स्टार्ट एन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स निकाले, वो आई वुड से हैप्पी सीडर निकाले, वो पोल्यूशन को कम करने के लिए या एग्रीकल्चरल सीड्स के लिए ही रिसर्च करे और अच्छे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स निकाले या और अच्छे हाइब्रिड क्रॉप्स निकाले, तब इकॉनमी पे कितना असर आता। अभी तो आपने 2 क्विंटल का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, बट अगर यही 6,000 रुपये टोटल सम 10 करोड़ रुपए का एक रिसर्च लैब में डाल देते और उस रिसर्च लैब में नया ही एक सीड बनता जिसकी वजह से प्रोडक्शन डबल हो जाती, तब बताओ कितना इंपैक्ट आता, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नॉट सीन इन द इकोनॉमी, दैट टू ऑल्सो इज टू बी डेल्ट बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज वाई फ्रीबीज का क्वेश्चन आता है कि जो आप ये फ्रीबीज देते हो, क्या ये सच में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, दैट इज अ डिबेट, ठीक है। दिस डिबेट सेंटर्स अराउंड बैलेंसिंग द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि आपने कितना एफिशिएंटली किया। मैं बोल रहा हूं आपने ऑप्शन ए लिया, 6,000 रुपये किसान को दे दिए, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बाय 2 क्विंटल्स। ऑप्शन बी वाज दैट यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस मनी, से इट इज 10 CR, you invest it in a research lab and develop another seed, और उससे प्रोडक्शन would have doubled। हो सकता है 1 या 2 साल में हो जाए, बट हो जाती इवेंचुअली। डू यू अंडरस्टैंड, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी से हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन से हुई थी, सिंपल। नाउ जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हमने अभी डिस्कशन किया था बेस ईयर का, बेस ईयर प्राइसेस, जैसे मैंने बोला था पास्ट ईयर का प्राइस, पास्ट ईयर कोई भी ईयर हो सकता है। अब कौन सा ईयर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये डिबेट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि बेस ईयर इस बार अपडेट किया गया था, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। सो दिस इज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इन द पास्ट। इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हाँ, उस टाइम पे वी टेक अ स्टैंडर्ड वैल्यू सेट ऑफ 100, से फॉर एग्जांपल 2022-23 को हम एज 100 मानते हैं, और उसके बाद जो कंपैरिजन होता है दैट टॉक्स अबाउट, से फॉर एग्जांपल अगर 2023 में हमने 10 प्रोडक्ट्स निकाले थे तो जीडीपी वाज 1000,
अभी हमारा सेम 10 प्रोडक्ट्स निकल रहा है, बट हमारा प्राइस जो है हर प्रोडक्ट का इट इज 105, सो हमारा जो जीडीपी है दैट विल इंक्रीज बाय 5 10 50 1050, सो मोस्ट प्रोबेबली 5% का ग्रोथ है हमारा, ठीक है, 5% का ग्रोथ है, दैट्स इट। सो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में, base year will be the key, because base year will tell us that what is the difference between the inflation or what is the effect of the inflation on the prices, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से होती है, वही बेस ईयर का प्राइस क्या था, दैट इज टेकन एज 100, और उसके बाद इस साल का प्राइस कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है। 100 इज अ पॉइंट सेट वैल्यू, नॉट द प्राइस, ठीक है। उस साल का प्राइस हमने देखा, उस साल किसी कमोडिटी का प्राइस था 50 रुपये, इस साल उसी कमोडिटी का प्राइस है से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज। नाउ 10 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, 10 रुपीज का इन्फ्लेशन है, ठीक है। एज पर नॉमिनल जीडीपी हमारा जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड कितना 20% ग्रोथ, ठीक है। बट अगर आप देखें रियल जीडीपी के हिसाब से तो आर जीडीपी हैज नॉट ग्रोन, ठीक है। नॉमिनल के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो कर गया, बट रियल के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो नहीं किया, क्योंकि वहां पे हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा देंगे। हमारा प्रोडक्शन आज भी उतना ही है, उस टाइम पे भी उतना ही था। आज भी हम एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम पे भी एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल के प्राइसेस कैलकुलेट करें तो हमारा जीडीपी 60 रुपीज, उस साल के प्राइसेस कैलकुलेट करें तो हमारा जीडीपी रिमेन्स सेम एज 50 रुपीज। डन, अंडरस्टूड। चलो, वाई बेस ईयर नीड्स अपडेटिंग, बिकॉज ऑफ 3-4 रीजंस। पहला रीजन है पैटर्न एंड प्रोडक्ट्स डिसअपियर। जो मैंने पहले भी बोला कि प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। पहले हम कुछ और प्रोडक्ट्स यूज करते थे, अब कुछ और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हम स्मार्टफोन्स पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए हैं। इससे पहले जो हमारा बेस ईयर था 2011-12 का, उस टाइम पे हमारे पास बहुत कम स्मार्टफोन्स थे। आई थिंक स्मार्टफोन्स थे भी नहीं, हम उस टाइम पे वो कीपैड वाले फ़ोन, GSM वाले फ़ोन चलाते थे। 5G का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे जो रिचार्ज आता था 14-15 रुपये का आता था, अभी जो रिचार्ज आता है 400-500 रुपये का आता है। दैट इज वाई वी नीड टू चेंज, ठीक है। पैटर्न्स ऑल्सो चेंज, प्रोडक्शन पैटर्न, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, दे ऑल्सो चेंज। चलो, इसके बाद इंडियाज बेस ईयर अपडेट। करंटली जो अभी 2015 हमने 15 में अडॉप्ट किया था, द बेस ईयर वॉज 11-12। इट इज नॉट करंटली बीइंग यूज्ड। करंटली आर बेस ईयर इज 2022-2023, ठीक है। 22-23 इज द बेस ईयर फ्रॉम 2026, ठीक है। ये याद रखना है। हर 5 साल में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने ये हमें रेकमेंड किया था दैट ये हर 5 साल में अपडेट होना चाहिए था। 11-12 के बाद में ये अपडेट हो जाता 5 साल में। 2015 में हमने अडॉप्ट किया, कौन सा, 2011-12। 2015 में अडॉप्ट किया था 2011-12, बिकॉज दैट वाज द ईयर, नॉर्मल ईयर, जहाँ पे फेमिन नहीं था, एक्सेस ग्रोथ नहीं थी, डिक्लाइन नहीं था, डी ग्रोथ नहीं थी, वर्ल्ड भी शांत था। बट उसके बाद 5 साल के बाद रिवाइज करना था 2020 में, बट 2020 में रिवाइज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था, इसलिए अब जाके रिवाइज हुआ है, ठीक है। अभी जो रिविजन हुआ है वो जीडीपी का भी हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी हुआ है, और सीपीआई का भी हुआ है। सीपीआई का जो बेस ईयर है दैट इज 2024, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का दिस इज टेंटेटिवली येट कि यही रखेंगे 2022-23 का। डन। सीपीआई हाउस होल्ड कंजप्शन एंड इकोनॉमिक सर्वे, आई वुड से सीपीआई जो हमारे यहाँ रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अंडर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ठीक है। उसके साथ साथ NSO का फाइनेंशियल ईयर डेटा, जीडीपी, तो ये भी याद रखना है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे यहाँ कैलकुलेशन होती है पूरे डेटा की, ठीक है। 2025 में ऐसा क्या हुआ कि हमने बोला जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज करना है। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट ने जो ये बेस ईयर रिवाइज किया है, 2 चीज़ों का किया है। वन इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनदर इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेस ईयर विल बी 22-23 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर विल बी 2024, ठीक है, सीपीआई का। डन। जीडीपी और बेस ईयर का इम्पैक्ट क्या है ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है दैट यूपीएससी ने मेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टडी जीडीपी ग्रोथ रेट एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? Give reasons in support of your answer. You can also attempt this question
आप इस क्वेश्चन को आंसर करो, मुझे भेजो, मैं आपका आंसर पढ़ के देख के चेक करके आपको वापस दे दूंगा। डन। बहुत बार हमारा जीडीपी का बेस ईयर चेंज हो चुका है ऑलरेडी, 7 बार रिविजन्स हो चुके हैं और अब 8वीं बार हो रहा है रिविजन। दिस इज द 8th टाइम दैट वी आर रिवाइजिंग द बेस ईयर टू 2022-23। ठीक है, डन। चलो, वाई आर बेस ईयर्स रिवाइज्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड टू द कोर। कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लेना, और ये पॉइंट्स लिखने से आपके जो ये मैंने क्वेश्चन दिया था अभी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर करने में आपको हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस और आएंगे यूपीएससी में, तो वहाँ पे भी आंसर करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, ये भी मैंने बोला था दैट फाइनल गुड्स हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स को एलिमिनेट करना अपने आप में एक टीडियस टास्क है। दूसरा, इट रिक्वायर्स एक्यूरेट अप टू डेट डेटा, दैट इज वाई जो चीज़ें मिसिंग होती है, जो चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, सपोज आज की डेट में लोग अब जाके बहुत ही सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि रॉ बुक्स ना खरीदें, हार्ड कॉपीज ना खरीदें, डिजिटल कॉपीज पढ़ ले, और वो डिजिटल कॉपी का प्राइस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक है वो 500 रुपये की है, वही बुक आपको ऑनलाइन में 200 रुपये या 150 रुपये में PDF उसका मिल जाएगा, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से, पायरेटेड नहीं, नॉर्मल, मतलब उसका किंडल वर्जन आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा। तो पीपल प्रेफर टू गो थ्रू किंडल ओनली, दैट इज वाई वी नीड टू चेंज। और हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस लेड एंड नाउ टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हमारा इम्पेटस चेंज हो रहा है, दैट इज वाई वी शुड ऑल्सो ग्रो इन मेथोडोलॉजी। चेंजेस इन डेटा कलेक्शन, अर्लियर, इससे पहले जो हम डेटा लेते थे दैट वाज बेस्ड ऑन डिकेडल पॉपुलेशन। नाउ करंट प्रैक्टिस इज दैट वी यूज डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे which is done every 5 years. Later this too was replaced by periodic labor force survey, and this periodic labor force survey is done every year. ठीक है, ये भी हाँ याद रखना है। This point should also be noted that we are currently using PLFS. ठीक है। Why was base year not changed in 2017-2018? ये भी मैंने बोला, because 2-3 चीज़ें थी, सर्वेज नहीं हो पाई थी, और PLFS जो है it showed high unemployment एंड कंजप्शन, ये वाली ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2022 या 2023 में। ठीक है, शोड फॉल इन कंजप्शन पॉवर्टी राइजिंग, गवर्नमेंट रिजेक्टेड द CES डेटा ऑल्सो, तो दैट इज वाई। सो इसकी वजह से बेस ईयर चेंज हो गया, बेस ईयर अपडेट लेट हुआ, उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत ग्रोथ पैरामीटर्स भी हमारे चेंज हुए। Why is this revision crucial right now? Because there are most chances कि ये टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको कोई और सोर्स रेफर ना करना पड़े। ठीक है, क्यों ऐसा करना है? बिकॉज इंडिया वॉज क्लोज टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर मार्केट एक्सचेंज रेट, बट अभी इंडिया जो है इट हैज स्लाइडेड बैक टू 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक, बाय 2030 हमारा जीडीपी विल बी अराउंड $7 ट्रिलियन एंड वी माइट अगेन बी 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलो डन। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर अपडेट ऑफ आई वुड से बेस ईयर, 3-4 पॉइंट से याद रख लेना, अपने आंसर राइटिंग के लिए ज्यादा जरूरी है आपके। दिस इज द आई वुड से वे फॉरवर्ड फॉर इट। ठीक है, डन। Further, there is one more concept in Indian economy, or I would say further one more thing has to be taken care of, that is seasonality का concept। अगर आप देखो हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी में पर्टिकुलरली एक चेंज अगर आप देखने को, मतलब यूजुअली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमारी इकोनॉमी इज बेसिकली एग्रीकल्चर, मोर सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और अभी भी हमारी इकोनॉमी में ट्रेडिशनल आई वुड से इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अभी भी एग्रीकल्चर इज स्टिल आई वुड से contributing around 17 to 18% of the GDP, around 17%। ठीक है, अब अगर एग्रीकल्चर का शेयर इतना ज़्यादा है, अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रिमिटिव कल्चर है, और अभी भी हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा जाता। नाउ अंडरस्टैंड, इसलिए हमारे यहाँ रिलीजन, कास्ट, फेस्टिवल्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे यूएस में, यूके में, ब्रिटेन में क्रिसमस के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे शॉपिंग वगैरह राइज पे चली जाती है, पीक पे चली जाती है, मार्केट एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। वैसे ही हमारे यहाँ दीपावली, धनतेरस, इन फेस्टिवल्स पे, होली के फेस्टिवल पे
शॉपिंग जो है यूजुअली बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए देयर आर पर्टिकुलर मंथ्स, हाँ, फ्रॉम कौन कौन सा मंथ है जहाँ पे हमारी जो है शॉपिंग वगैरह सब बढ़ जाती है। दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का क्वार्टर। इसीलिए सरकार ने इस क्वार्टर में स्पेंडिंग्स, एक्सपेंडिचर या सेविंग्स को बढ़ाने के लिए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स भी लेके आए थे सितंबर 2025 में। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज वाई फर्दर जुलाई से लेके सितंबर तक ये हमारे यहाँ मॉनसून का सीजन होता है। इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज डिक्लाइन में चली जाती है। एग्रीकल्चरल प्लांटिंग यूजुअली पीरियड होता है प्लांटिंग का, सोइंग का, तो थोड़ा बहुत मार्केट एक्टिविटी जो है वो थोड़ी नीचे चली जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज वाई सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें दिमाग में रखना होता है। डन। नाउ कल जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी पोटेंशियल जीडीपी। यूपीएससी ऑलरेडी इस पे एक क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में, पोटेंशियल जीडीपी होता क्या है। वी विल ऑल्सो ऐड वन मोर कॉन्सेप्ट इनटू इट, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो कि हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ एनसीईआरटी उसको डेवलप डिस्कस करती है, 12th क्लास की एनसीईआरटी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टिल देन, गुड बाय, शब खैर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, जय हिंद।